देखो बात करते हैं तुगलक वंश की। देखो अभी हमने बात पढ़ी कि खिलजी वंश के अंतिम शासक को समाप्त करके एक व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। उसने क्या कर दी, खिलजी वंश के अंतिम शासक की, खुसरो शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी, और हत्या करके एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम रखा गया तुगलक वंश। क्या रखा गया, तुगलक वंश। यानी कह सकते हैं कि इसका जो प्रथम शासक हुआ वो कौन हुआ, गयासुद्दीन तुगलक हुआ। इसका पूरा नाम मिलता है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की बात करी जाए तो ये 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन करने वाला व्यक्ति बना। ठीक है, कब से कब तक, 1320 ईस्वी से, यानी 1320 में खिलजी वंश का अंत हुआ और इसने 1325 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। ठीक, यानी ये कह सकते हैं इस वंश का कौन था, संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक हुआ करता था। बात करते हैं इनकी, यानी कि तुगलक वंश के लोग आए कहां से थे, किस जाति के थे। देखो इनकी अगर बात की जाए तो इन्हें मिश्रित जाति का माना जाता है। मिश्रित की बात की जाए यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिश्रित जातियों से इनका जो है जन्म माना जाता है, या उत्पत्ति इनकी मानी जाती है। मूलतः अगर इनकी जाति की बात करें तो ये तुर्क जाति से आते थे, और तुर्क में एक जाति होती थी जिसका नाम था करोना। हाँ ठीक है, करोना जाति होती थी, और करोना जाति को जो माना गया है वो मिक्स माना गया, ये वो वाला करोना नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ करोना, ठीक है। हाँ तो मिक्स जाति, करोना जाति वो जाति रखी गई थी जो करोना जाति मिक्स रहती थी, यानी हिंदू और मुस्लिम के जो है मिश्रित से बनी थी। इसके बाद बात करी जाए तो ये राजवंश कह सकते हैं अब तक के जितने भी दिल्ली के राजवंश हुए उनमें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला और अंतिम शासन वंश हुआ, सबसे अंतिम वंश हुआ। यानी इसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वेद प्रकाश बतला लो मित्र से अपने, कुछ बातें नई पुरानी ताजा कर लो, जिंदगी की यादें। चलो ठीक है, तो इसके बाद बात करिए ये शुरुआत में कहां से आए थे, यानी कि अगर बात करिए तो ये खिलजी के संरक्षक के तौर पर आए थे। किसके आए थे, जो खिलजी वंश के शासन हुआ करते थे, ये शासक हुआ करते थे, उनके क्या हुआ करते थे, ये संरक्षक हुआ करते थे, ऐसे अंगरक्षक हो गए या उनकी सेना में कहीं ना कहीं शामिल हो गए। तो उस समय से ही इनका इतिहास जो है जानने को मिलता है। इसकी बात करें तो इसके पिता जो थे उनका नाम था कुतलुग खां। क्या नाम था, कुतलुग खां। यानी गयासुद्दीन तुगलक के पिताजी की बात करें तो इनके पिता का नाम कुतलुग खां मिलता है, और इन्होंने जो है एक जाट की कन्या से क्या किया था, विवाह किया था। या कह सकते हैं लाहौर में जो जाट साम्राज्य रहता था या जाट लोग रहते थे उनकी एक लड़की से क्या कर लिया, जाट कन्या से विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद ही जो है एक संतान हुई जिसको हमने क्या नाम दिया, गयासुद्दीन तुगलक का नाम दिया। सबसे पहले अगर इनकी बात करी जाए कुतलुग खां की, तो इन्हें दीपालपुर की इक्ता मिली थी। क्या की मिली, दीपालपुर की इक्ता। यानी इस समय तक इक्ता के बारे में बताना पड़ेगा। पहली बात है जो साम्राज्य को चलाने के लिए जगह या भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। और ये किसने शुरू करी थी, इल्तुतमिश के द्वारा शुरू करी थी। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी, और खत्म किसके द्वारा की गई, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम 1320 ईस्वी में अंतिम खिलजी शासक को समाप्त करके ये क्या बना, शासक बना गयासुद्दीन तुगलक। कौन बना, गयासुद्दीन तुगलक। और यहीं से शुरुआत होती है, यानी गयासुद्दीन तुगलक से ही शुरुआत होती है तुगलक वंश की। सबसे पहली बात करी जाए तो इसने जो खिताब धारण किया वो शाह गाजी की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि धारण करी, शाह गाजी।
शाह गाजी की बात करें तो गाजी वह उपाधि होती थी जिसका मतलब होता था काफिरों का वध करने वाला, और ये उपाधि धारण करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना, यानी इससे पहले गाजी की उपाधि किसी के द्वारा धारण नहीं की गई थी। ठीक है, काफिर की बात करी जाए, काफिर कौन होते हैं? जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते उन्हें क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो मुस्लिम धर्म का या इस्लाम धर्म का पालन नहीं करता, वह सब किस में रखे जाते हैं? काफिरों में रखे जाते हैं। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इनकी संख्या या कह सकते हैं काफिर जो माने गए वो हिंदू धर्म से संबंधित माने गए। उसका कारण यह है कि ये लोग जो है ज्यादातर यहाँ पर कौन से धर्म के बाहुल्य लोग रहते थे? हिंदू धर्म बाहुल्य लोग रहते थे, हिंदू धर्म बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, इसीलिए काफिर किसको माना गया है? हिंदू को माना गया है। इसके बाद बात करते हैं, इसने जो है मंगोलों को पराजित किया और मंगोलों को पराजित करके मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करी। किसकी? मलिक उल गाजी। और मंगोले प्राचीन समय में या पहले के समय में किस धर्म से संबंधित होते थे? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित होते थे? बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। इसने कई सारी नई व्यवस्थाओं को जन्म दिया, जैसे अगर बात की जाए तो भूमि मापन की शुरुआत इसके द्वारा की गई। भूमि मापन, साथ ही साथ बिस्वा प्रथा की शुरुआत भी इसके द्वारा की गई, यानी भूमि मापन और बिस्वा प्रथा की शुरुआत जो है वो इसके द्वारा की गई थी। इसके बाद बात करी जाए, इसने जो है साझे वाली व्यवस्था या उपज को बराबर बराबर बांटने की व्यवस्था भी जो है इसी के द्वारा या गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की बात करी जाए, क्या? बिस्वा प्रथा। देखो बिस्वा प्रथा में क्या होता था कि जो राज्य का हिस्सा होता था वो होता था मतलब 1/20वां भाग, तो उसको कहा जाता था बिस्वा प्रथा। ठीक है, यानी जो कर लगाया जाता था कुछ जगहों पर वो 1/20वां भाग लगाया जाता था, उसी को कहते थे बिस्वा भाग या बिस्वा जमीन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे, गियासुद्दीन तुगलक के बाद में गियासुद्दीन तुगलक जो है सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जमीन को कृषि कराने के लिए। क्यों? इसका मानना था कि संसार में या जहां जो मेरा क्षेत्र है उसमें अगर 1 इंच भी जमीन फालतू पड़ी है और उसमें खेती नहीं हो रही है तो समझ लो वो जमीन किसी काम की नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन्नति जो है कृषि की जाए। इसके समय में लगान की बात करी जाए तो लगान कहीं कहीं पर 1/10वां भाग लगता था और कहीं कहीं पर 1/11वां भाग लगता था। ठीक है, तो ज्यादातर 1/10वां भाग जो है इसके शासनकाल में लिया जाता था। इसके बाद बात करते हैं, इसने जो है बूंद और ना बूंद की शुरुआत कराई। ये व्यवस्था ज्यादातर पूछी जाती है, बूंद और ना बूंद। अब बात आती है ये बूंद क्या है और ना बूंद क्या है। देखो बूंद की भाग कराए तो वह भाग जहां पर खेती की जाती थी, उपज होती थी, वह भाग क्या कहलाता था? बूंद कहलाता था। और ऐसी जगह जहां पर उपज नहीं होती थी या खेती नहीं होती थी, वह भाग क्या कहलाता था? ना बूंद कहलाता था। इससे पहले की बात करी जाए तो इससे पहले व्यवस्था इस प्रकार से थी कि तुम्हें एक खेती के लिए टुकड़ा दिया जाता था। हो सकता है इसमें कुछ टुकड़े पर खेती होती हो और कुछ टुकड़ा बंजर रहता हो, लेकिन लगान पूरे का वसूला जाता था। लेकिन इसने क्या कहा? यह बात पूर्ण रूप से गलत है। गलत है तो इसके लिए इसने उपाय निभाया, सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई कि कितनी भूमि ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है, उपज प्राप्त की जा सकती है, और कितनी खेती ऐसी है जिस पर उपज प्राप्त नहीं की जा सकती है। नहीं वाली ना बूंद हो गई और हाँ वाली बूंद हो गई। अब जो ब्याज लिया जाता था या कह सकते हैं लगान लिया जाता था वो सिर्फ कौन सी भूमि से लिया जाता था? बूंद वाली भूमि से ब्याज लिया जाता था। इसके बाद बात करते हैं, भारत में नहर बनाने का प्रथम कार्य या नहर निर्माण करने वाला प्रथम शासक दिल्ली सल्तनत का यही रहा, यानी कह सकते हैं इसने नहरों का क्या कराया? निर्माण कराया, नहरों का निर्माण। ठीक है, तो भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक किसको माना जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। साथ ही साथ इसने सबसे तेज डाक व्यवस्था की शुरुआत करी, डाक व्यवस्था, और डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकियां बनाई। अब ये डाक चौकियां किस तरीके से काम करती थी ये समझो। देखो डाक चौकियों की बात करी जाए तो ये जैसे आज के समय में पोस्ट ऑफिस होते हैं उसी तरीके से काम करते थे। कोई डाक मान के चलो कि राजा के ऑफिस से या राजा के जो दरबार है उससे एक दूसरे दरबार में या दूसरे राजा के यहाँ पहुंचनी है, तो काम क्या होता था भाई? पहले जो आने जाने का सबसे तेज साधन था वो क्या हो सकता है? हाँ देखो सबसे तेज साधन था घोड़ा, और घोड़े को कितना भी दौड़ाओगे तब भी तो उसकी एक लिमिट है भाई, सीधी सी बात है, उसकी एक लिमिट है। तो इसने क्या करा? इसने जो है 60-60 70-70 किलोमीटर पे डाक चौकियों का निर्माण कराया हर जगह पर इस तरीके से। तो सब जगह क्या बनवा दी? डाक चौकियां।
अब यहाँ से जो है पत्र निकलता था या राजलेख निकलता था, वो इस चौकी तक पहुंचाया जाता था, इस पे अगला सवार तैयार रहता था और वो ले जाकर यहाँ पहुंचाता था, वो यहाँ पहुंचाता था और यहाँ से यहाँ आ जाता था। इस तरीके से इसने सबसे तेज डाक व्यवस्था की क्या करी, भारत में शुरुआत करी। और ये कहा जाता है कि इसके समय में समाचार पत्र की स्पीड थी वो 100 मील प्रतिदिन थी। 100 मील प्रतिदिन का मतलब कितना हो गया, लगभग 200 किलोमीटर। कितना, 200 किलोमीटर। यानी उस जमाने में भी, इसके समय में 200 किलोमीटर की रफ्तार से जो डाक थे वो पहुंच जाया करते थे। सही बात तो ये आज के समय में नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, स्पीड पोस्ट भी करोगे तब भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि बहुत तेज क्या होती थी, डाक व्यवस्था इसके समय में हुआ करती थी। इसके न्याय व्यवस्था की बात करें तो कहा जाता है कि इसके समय में शेर और हिरन जो है एक ही तालाब पर पानी पिया करते थे। यानी सबके लिए न्याय व्यवस्था क्या थी, समान थी, किसी को कोई भी अंतर नहीं रखा जाता था। एक विशेष काम किया इसने अपने राज्य में संगीत को निषेध कर दिया। निषेध का मतलब होता है बंद कर दिया। यानी इसने कह दिया कोई भी भैया संगीत नहीं बजाएगा, कोई भी गाना नहीं गाएगा, कोई भी जो है ढोलक नहीं बजाएगा, मंजीरा नहीं बजाएगा, किसी भी प्रकार के संगीत का उपयोग इसके राज्य में नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, यह सुल्तान जो था इसकी निजामुद्दीन औलिया से नहीं बनती थी। और निजामुद्दीन औलिया की ही बात करी जाए तो इसकी राजधानी जो थी वो राजधानी से आने से पूर्व ही जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुजूर दिल्ली देर सस्ते, या कह सकते हैं पूर्व में दिल्ली को दूर करने के लिए, या कह सकते हैं जब तक तुम दिल्ली में लौटोगे तब तक जो है तुम्हारी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी जो बात थी वो क्या हुई, सत्य हुई। इसके बाद बात करते हैं सबसे प्रमुख युद्धों की। तो सबसे प्रमुख जो युद्ध रहा वो देवगिरी का भिल्लम का युद्ध रहा। देवगिरी का भिल्लम का युद्ध। देखो देवगिरी की बात करी जाए तो देवगिरी उस समय बहुत ही ज्यादा समृद्ध शासक हुआ करता था। क्या होता था, बहुत ही ज्यादा समृद्ध शासक हुआ करता था। और समृद्ध होने के कारण देवगिरी की चाहत अधिकतर सभी शासकों को रही। लेकिन अगर बात करी जाए इसके युद्ध की या शुरुआत करने की, तो इसके समय में जो देवगिरी का युद्ध हुआ उसमें बहुत ज्यादा सफलता इसको हाथ नहीं मिली। और इसी कारण से इसने एक नीति अपनाई, वो नीति रही समामेलन की नीति। समामेलन की नीति। समामेलन की नीति की बात की है तो ये क्या किया करते थे कि किसी भी शासक को इस तरीके से मजबूर किया करते थे कि वो इनके सामने झुकने को क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और इसी नीति को कहा जाता था, समामेलन की नीति कहा जाता था। इसके बाद बात करें, इन्होंने तेलंगाना पर आक्रमण किया। और तेलंगाना में एक मशहूर दुर्ग हुआ करता था जिसको कहा जाता था वारंगल का दुर्ग। वारंगल का दुर्ग क्या कहा जाता था, वारंगल का दुर्ग कहा। और वारंगल का जो इसने क्या करी, इस जगह पर वारंगल पर क्या कर ली, विजय हासिल कर लिया, कह सकते हैं तेलंगाना पे हासिल कर ली। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, सुल्तानपुर कर दिया। ठीक है, अब वारंगल का विजय के बाद नाम क्या हो गया था, सुल्तानपुर नाम हो गया था। साथ ही साथ बात करें, यहाँ पर दक्षिण में एक जगह पड़ती थी राजमुंद्री, तो इसने राजमुंद्री पर भी क्या किया, अधिकार किया। और राजमुंद्री में अधिकार करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया था। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि पता कैसे चलता है। तो राजमुंद्री की विजय की जानकारी मिलती है वो ओडिशा से प्राप्त हुए प्रशस्ति पत्र से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। अंतिम अभियान की बात करें तो इसका अंतिम अभियान बंगाल पर हुआ। यानी इसने जो अंतिम लड़ाई लड़ी वो कहां पर लड़ी, बंगाल में लड़ी। और बंगाल में बात करी जाए तो एक बलबन का पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था शेर खां। बलबन के पुत्र की बात की जाए तो वो ये मानता था कि वास्तव में जो भी राज्य आज तुगलक वंश के पास में है, गयासुद्दीन तुगलक के पास में है, वो हमारा ही राज्य है और कहीं ना कहीं हमें उसको लेना है। और इसी कारण से शेर खां ने इसके समय में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद जो है इन दोनों के आपस में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद की बात करी जाए तो बंगाल के विभाजन में बहुत ज्यादा सफलता इसको हाथ नहीं हुई और बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया। यानी अंग्रेजों से अगर पहले की बात की जाए तो भी बंगालों का विभाजन जो है, बंगाल जो क्षेत्र था उसका विभाजन 2 भागों में हुआ। एक को कहा गया उत्तरी बंगाल और एक को कहा गया दक्षिणी बंगाल, और दूसरे को दक्षिणी बंगाल। अगर बात करते हैं कौन सा किसके पास रहा, तो नसरुद्दीन के पास जो है, जो लखनौती में उत्तरी बंगाल की क्या बनाई गई, राजधानी बनाई गई। और इसको जो नसरुद्दीन था इसका जो है सेनापति था, उसके सुपुर्द इसको सौंप दिया गया और दक्षिणी भारत को मिला लिया गया दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद बात करी जाए कहीं ना कहीं गयासुद्दीन तुगलक की बात करें या मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक की,
तो ये दिल्ली आ रहा था, या कह सकते हैं तुगलक, इसने जो है एक नगर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। वहां पर जब ये आ रहा था तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। वो बहुत दिन से राज हड़पने की नीति बना रहा था, या कह सकते हैं राज हड़पने की कोशिश कर रहा था। और इसने अपने पिताजी के रुकवाने के लिए तुगलकाबाद में एक लकड़ी का बहुत बढ़िया आलीशान महल बनवाया और पिताजी से कहा कुछ दिन आप यहाँ पर आराम करो। और अचानक से ऐसा हुआ कि वो महल जो है, जब ये आराम कर रहा था, ये खाना खा रहा था, उस समय वो महल पूरा जो है ऊपर से गिर पड़ा और गिरने के बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुछ लोग का मानना है ये अपने आप गिर गया था, कुछ लोग का मानना है इसमें पूर्ण रूप से उलूग खां या मोहम्मद बिन तुगलक की क्या थी, एक चाल थी राज्य को हड़पने के लिए, राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए, और उसके बाद इसका क्या हो गया, अंत हो गया। या कह सकते हैं ध्यान रखना, तो कोई ये पूछे कि निम्न में से किस शासकों के द्वारा जो है गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई, तो उसमें उलुग खां का नाम देगा या मोहम्मद बिन तुगलक का नाम देगा, तो इन दोनों में से क्या करना है, सही करना है। ठीक है, अगर नींव की बात करिए कौन सा शहर बसाया, तो ध्यान रखने इसने तुगलकाबाद नामक शहर जो है बसाया था। ठीक है, इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अमीर खुसरो, इसका नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना। और इसके दरबार में ये 1000, ठीक है, यानी 1000 टंके की कीमत पर या 1000 सैलरी पर जो है इसके यहाँ रहा करता था अमीर खुसरो। ये बातें थी बस गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब जल्दी से निपटा दो इसको भी। हाँ, हेडिंग लिखो तुगलक वंश लिख लिया, उसमें लिखो गयासुद्दीन तुगलक।